नमस्कार। अब हम कुछ इसके आगे की बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्रीज भी सीख ले और समझ ले, क्योंकि एक या दो एंट्रीज तो हमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की आ सकती है। अब इसमें बैंक से रिलेटेड चूंकि जर्नल एंट्री के हमने नियम पढ़ लिए है, इसलिए हमें सारी जर्नल एंट्री आ जाएगी। फिर भी कुछ एक जर्नल एंट्रीज हमें दिमाग में बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए। अब जैसे है, बैंक में नगद राशि जमा करने पर, अगर आपने बैंक में नगद राशि जमा करी है तो दुकान के हिसाब से क्या हुआ, दुकान से कैश गई है और बैंक कौन हो गया, पाने वाला। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे हम, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसी प्रकार से अगर आप बैंक से रोकड़ निकालते हैं तो बैंक से रोकड़ दो पर्पज से निकालते हैं। हमेशा क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा कि आपने जो रोकड़ निकाली है, कैश निकाली है, वो व्यापारिक कार्य हेतु निकाली, मतलब दुकान के हिसाब से निकाली है, या फिर मालिक ने अपने निजी व्यय के लिए निकाली। अगर दुकान के लिए कैश निकाली है, अपने व्यापारिक कार्य हेतु बैंक से कैश निकाली है, तो दुकान के हिसाब से देखिए कि दुकान में कैश आ गई है और देने वाला कौन हो गया, बैंक हो गया। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन क्या लिख देंगे, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। लेकिन अगर निजी व्यय हेतु बैंक से रुपया निकाला है, निजी व्यय मतलब किसका, मालिक का। हमें पता है हम मालिक का नाम नहीं लिखते हैं। अगर बैंक से रुपया निकाला है तो देने वाला कौन हो गया, बैंक हो गया, और पाने वाला कौन हो गया, मालिक हो गया। हम मालिक का नाम नहीं लिखेंगे, हमने कहा था इसको हम क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो निजी व्यय हेतु बैंक से रुपया निकालने पर हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर हम लिख देंगे कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, है ना, मालिक ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए पैसा निकाला है। अब एक एंट्री जो आप इसको समझ लीजिएगा, बहुत आसान है ना, लेकिन इसको रट लीजिएगा। किताबों में थोड़ा सा पुरानी किताब है, इसलिए मैं इसको विशेष तौर पे आपको समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए हमें ग्राहक से चेक द्वारा भुगतान प्राप्त करना है, मतलब हमने किसी ग्राहक को माल बेचा था, उधार माल बेचा था, तो हमें उससे पैसे लेना थे। सपोज हम ग्राहक का नाम लिख ले राम, हमने राम को माल बेचा था। अब हमें बदले में राम से चेक द्वारा भुगतान प्राप्त हुआ, और इस चेक को हम अगर उसी दिन बैंक में जमा कर दे तो क्या स्थिति हो जाएगी, समझ में। राम मतलब हमारा ग्राहक है, हमने इसको उधार माल बेचा था, हमको इससे पैसे लेने थे। अब राम ने हमें कुछ दिनों बाद पेमेंट कैसे करा, चेक द्वारा करा। तो राम से या ग्राहक से चेक द्वारा भुगतान प्राप्त करना और प्राप्त चेक को उसी दिन बैंक में जमा करा है। पहली स्थिति क्या हो जाएगी, जो चेक प्राप्त हुआ आपने उसी दिन, सेम डे अगर आपने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक कौन हो जाएगा, पाने वाला। तो पाने वाले को आप डेबिट कर दीजिए और देने वाला कौन है, उसका नाम से आप यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए। कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, अभी हमने एग्जांपल में लिया कि यहाँ पे राम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू राम। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सिंपल सा। एक कब करना है एंट्री, जब उस चेक को हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर मान लीजिए हमें ग्राम से चेक मिला है, मान लीजिए 5 तारीख को, है ना, और हमने किसी अगली तारीख पर हमने चेक जमा करा है ना। 5 तारीख को मिला और 5 तारीख को जमा कर दिया तो एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर 5 तारीख को हमें चेक मिला है और हमने चेक आगे आने वाली किसी तारीख को, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, हमें मालूम है चेक की जो वैलिडिटी वो 3 महीने की रहती है, तो 3 महीने में हम कभी भी जमा कर सकते हैं। तो अगर हमें जिस दिन चेक प्राप्त होगा उस दिन हमें क्या एंट्री करना पड़ेगी, हमारे पास में एक संपत्ति आई जिसको हम नाम क्या दे देंगे, चेक इन हैंड। संपत्ति अर्थात ऐसी कोई भी चीज जिससे हमको फ्यूचर में हमको पैसा मिलने वाला है, तो चेक भी हमारा एक संपत्ति हुआ। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम उसको एक रसीद तो देंगे चेक प्राप्त करने पर, तो उस रसीद के आधार पर हमारी जर्नल एंट्री पास करेंगे। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। अभी हमने एग्जांपल क्या लिया, राम, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। ये एंट्री हमें कब करना है, जिस दिन हमें चेक प्राप्त होगा, चेक प्राप्त होने पर। और ये जो प्राप्त चेक है, अगर आपने अगले किसी भी तारीख को बैंक में जमा करा तो आप उस दिन आप एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक कौन हो जाएगा, पाने वाला, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर आपके पास से जो चेक था, जो आपकी संपत्ति थी, वो आपके हाथ से चली गई, दुकान से चली गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अल्टीमेटली एंट्री वही होगी कि आपने बैंक में पैसा चेक जमा करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, जो कि यहाँ पे करी थी। लेकिन यहाँ पे टाइम लैग हो गया,
समय में अंतर आ गया, चेक आपने प्राप्त करा किसी तारीख को और 3 महीने के अंदर आपने किसी भी अगली तारीख को अपने बैंक में चेक जमा करा, तो आपको 2 एंट्री पास करने पड़ेगी बजाय 1 एंट्री के। क्लियर है? अब अगर ये जो चेक आपने जमा करा था बैंक में, ये अगर डिसऑनर हो जाए, अनादृत हो जाए, है ना, अब उसके खाते में मान लीजिए पैसे नहीं थे और उसने चेक दे दिया, अब आपने तो बैंक में चेक जमा कर दिया, है ना, या है ना, अभी अपन दूसरी परिस्थिति भी देखेंगे। अगर मान लीजिए हमने इस चेक को बैंक में जमा करा था, भले किसी भी स्टेट में, और चेक अनादृत होगा बैंक के द्वारा ही, तो केस एक ही होगा, है ना। तो चेक अनादृत होने पर क्या हो जाएगा, देने वाला अपना पाने वाला कौन रहेगा, क्योंकि हमने जो चेक किसने दिया था, राम ने दिया था, तो हमने चूंकि चेक अनादरित हो गया, उसका पैसा नहीं मिला, तो हम सीधे राम को पकड़ेंगे, है ना, राम को इस चेक को दे देंगे कि भैया तुम्हारा चेक जो है अनादरित हो गया। तो पाने वाला कौन हो जाएगा, राम, और देने वाला कौन हो जाएगा, बैंक, क्योंकि अनादरित हो गया तो बैंक ने हमें कहा कि ये चेक अनादरित हो जाए, आप ले जाइए, और हमने इस चेक को, अनादरित चेक को किसको दे दिया, राम को दे दिया। तो हमारी एंट्री यहां पर क्या हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? अब 2 एंट्री ट्रांजेक्शन ऐसे हो सकते हैं। हम एक केस मान के चल रहे कि हमारा बैंक में कुछ ना कुछ बैलेंस है ना, तो और जनरली बैंक द्वारा कुछ ना कुछ चार्जेस वसूल किए जाते हैं। जैसे हम सेविंग अकाउंट वगैरह भी देखें तो हमारे एटीएम हमको अक्सर बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसका एक नॉमिनल शुल्क 150 रुपए के आसपास हमसे ईयर एंड होने से पहले पहले बैंक जो है वसूल कर लेती है। हमें कोई इन्फॉर्म नहीं करती, डायरेक्ट वो क्या करती है, हमारे खाते में जो पैसा रहता है उसको डेबिट मार देती है, तो उसमें से वसूल कर लेती है। तो बैंक द्वारा बैंक में वसूल करने पर अर्थात लगने पर हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, हम दुकान के हिसाब से देखें तो ये हमारा खर्चा है, सारे खर्चों को आप डेबिट करिए, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और बैंक का बैलेंस उससे हमारा कम हो जाएगा क्योंकि बैंक डायरेक्ट अपने खाते में से वसूल कर लेगी। नेक्स्ट एंट्री है बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज देने पर। अगर हमारा कुछ पैसा जमा है, डिपॉजिट है, तो क्वार्टरली आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर आपने भी देखा होगा, आपके सेविंग अकाउंट जनरली सभी बच्चों के खुले हुए हैं, तो क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में बैंक जो है आपके खाते में ब्याज की रकम जमा करती है। तो उससे आपका बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बैंक पाने वाला होता है इस ब्याज को, और ये आपकी आय होती है, और आय को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट की एंट्री पास करेंगे। ठीक है। अब एक केस और हो सकता है कि हमें देनदार से कोई चेक प्राप्त हुआ, है ना, और हमने इस प्राप्त चेक को बैंक में जमा न करते हुए हमने किसी लेनदार को बेचान कर दिया। जैसे हमको राम से पैसे लेने थे 1000 रुपए और श्याम को पैसे देना थे। अब राम से पैसे लेना है और श्याम को पैसे देना है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि राम से हमको चेक 1000 रुपए का मिला और श्याम को हमको 1000 रुपए देने थे, तो हमने इस चेक को हमारे पास में न रखते हुए हमने सीधे श्याम को बेचान कर दिया, इंडोस कर दिया। तो श्याम कौन हो जाएगा, पाने वाला, है ना, तो पाने वाले को आप डेबिट कर दीजिए। और अगर आपके पास में चेक आया था तो आपने एंट्री यही वाली करी होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, तो श्याम अकाउंट डेबिट और आपके पास से चेक चला जाएगा। और अगर आपने सेम डे कर रहे हैं, बेचान कर रहे हैं, या राम को ही बोल दिया कि डायरेक्ट आप हमारी तरफ से श्याम को पेमेंट कर दीजिए, तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, श्याम डेबिट, पाने वाला क्या हो जाएगा, डेबिट, श्याम डेबिट, और देने वाला कौन हो जाएगा, राम। ये हमारी किताबों में हम इस प्रकार की जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो हमें एंट्रीज रटना नहीं है, हमने आपको पूरी तरीके से रूल्स बता दिए हैं, आपको हर बार उन रूल्स को अप्लाई करते हुए जर्नल एंट्रीज पास करना है। अब हम नेक्स्ट वाले इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से संबंधित 2-3 सवाल हल करेंगे। थैंक यू।